प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमरदीप, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज बिरोड। आज हम सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक संरचना के ऊपर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना की अगर बात की जाती है, इसके उद्भव और विकास के ऊपर चर्चा की जाती है, तो सबसे पहले हम सुमेरियन सभ्यता के इतिहास को एक बार पुनः देख लेते हैं। इसकी चर्चा हमने अपनी दूसरी वीडियो में भी किया था, जिसमें आर्थिक संरचना के ऊपर चर्चा की गई थी। उसमें भी हमने इस प्रकार की चर्चा की थी। पुनः एक बार देखते हैं। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में, यानी सुमेरियन सभ्यता एक तरह से आजकल का जो हमारा इराक है उस क्षेत्र में पड़ती है, और कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यताओं में सबसे पहला स्थान आजकल सुमेरियन सभ्यता को दिया जाता है। एक बार सबसे पहले शहरीकरण की शुरुआत इस क्षेत्र में हमें देखने को मिलती है। तो उसी सिलसिले में आज हम देखते हैं कि जो इराक का निचला हिस्सा था, या फिर हम ये कहें कि सुमेरियन सभ्यता का इतिहास देखा जाए तो मेसोपोटामिया या फिर इराक की अगर बात की जाती है तो इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर कहा जाता है और अक्कद भी कहा जाता है। 2000 ईस्वी पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब सारे क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। और लगभग 1100 ईस्वी पूर्व से जब असीरियाओं ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जब सुमेरियन सभ्यता की जिसकी शुरुआत हम लगभग 4500 ईसा पूर्व से मानते हैं, और 2350 या 2400 के ईस्वी पूर्व के आसपास इसका पतन की बात करते हैं, और उस पतन के बाद एक तरह से इस क्षेत्र में बेबीलोनियन सभ्यता की शुरुआत होती है, और उसके बाद असीरियन सभ्यता की शुरुआत होती है। तो ये एक तरह से महत्वपूर्ण, एक तरह से एक क्रोनोलॉजी थी जिसके ऊपर सुमेरियन सभ्यता स्थापित होती है। जब कांस्य युगीन सभ्यता की बात की जाती है तो हमने पहले भी दूसरी वीडियो में जिक्र किया था कि नवपाषाण काल के पश्चात एक महत्वपूर्ण पड़ाव कांस्य युगीन सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। वैसे तो मानव ने तमाम प्रकार की उपलब्धियां नवपाषाण काल में प्राप्त की। एक तरह से अगर आज हम ये कहें कि आज अगर हमारी सभ्यता की नींव की बात की जाए तो नवपाषाण काल से ये चीज शुरू होती है। नवपाषाण काल में एक तरह से मानव ने पत्थर के औजार बनाए। मानव ने पहले धातु का निर्माण और उसका उपयोग ताम्रपाषाण काल में किया। ताम्रपाषाण काल के बाद कांस्य युगीन सभ्यता एक मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में सामने आती है। महत्वपूर्ण पड़ाव इसलिए माना जाता है, अगर आज हम आधुनिक युग में रहते हैं, शहरी सभ्यता इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। हर व्यक्ति आज भी शहर में जाने को उत्सुक रहता है, शहरी जीवन की तमाम सुविधाओं का उपयोग करना चाहता है। तो अगर शहरी सभ्यता के इतिहास को देखा जाए तो सबसे पहला पड़ाव हमें सुमेरियन सभ्यता दिखता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता एक तरह से शहरी सभ्यता थी, और इस शहरी सभ्यता में अनेक प्रकार के नए वर्ग सामने आते हैं। अगर हम ग्रामीण सभ्यता की बात की जाए या फिर कांस्य युगीन सभ्यता से पहले की बात की जाए, तो समाज में कुछ सीमित वर्ग थे, चाहे वो किसान था, पुजारी था। राजा का अभी उद्भव इतना व्यवहारिक रूप से सामने नहीं आता है, और तमाम प्रकार के
सीमित वर्ग हमें देखने को मिलते हैं। मगर शहरी सभ्यता में आते हैं तो एक तरह से शहरी सभ्यता ग्रामीण परिवेश के ऊपर निर्भर होती है अपनी आजीविका के लिए। वैसी ही व्यवस्था और खासकर शहरी सभ्यता में लोग अधिकतर गैर कृषि कार्यों में संलिप्त होते हैं, तो इसलिए नए वर्गों का निर्माण या उदय एक स्वाभाविक सी बात होती है। वही बात हमें सुमेरन सभ्यता में देखने को मिलती है। एक जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव जो हमें देखने को मिलता है वह बदलाव था अमीर और गरीब में अंतर। इससे पहले हमें जितने भी मृतक संस्कार मिले हैं या फिर आदमियों की जो जिनमें मतलब आदमी को मरने के बाद उसको दबाया जाता था, तो उसके साथ बहुत सारी चीजें, खासकर जब नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल की बात की जाती है तो सामान्य चीजें यानी सामान्य उपयोग की चीजें उसके शरीर के साथ रखी जाती थी जो आज हमें मिली है। मगर जब कांस्ययुगीन सभ्यता में अगर हम आते हैं तो अधिकतर जो बरियल्स यानी मृतक संस्कार के बाद जो जो चीजें हमें मिली हैं बोरियल्स में, वहां पर हमें ऐश्वर्य के साधन या ऐश्वर्य के रूप में यूज की जाने वाली वस्तुएं ज्यादा मिली हैं। तो एक स्पष्ट अंतर दिखता है, वो हमें सुमेरन सभ्यता के शहरों की बनावट में भी दिखता है। जो खासकर जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके घर बड़े और जो गरीब वर्ग के लोग थे उनके घर छोटे होते थे। ये इस तरह की जो अंतर हैं वो हमें चाहे उसके बाद मिस्र की सभ्यता की बात की जाती है या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात की जाती है, ये एक तरह से अंतर ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है। एक तरह से वैश्विक अंतर हमें इन सभ्यताओं में देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी आती है सामने की डिवीजन ऑफ लेबर था। इसमें एक महत्वपूर्ण व्यवस्था के रूप में सामने आता है डिवीजन ऑफ लेबर। इस समय पर सभी वर्ग के कार्य अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं और हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि इस ज्ञान को या फिर इस चर्चा को दूसरे लोग भी लाभान्वित हो सके। अब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं। मुख्य रूप से जब सुमेर सभ्यता की बात की जाती है तो जो सारा स्ट्रक्चर था, पहली बात तो जब हम पाषाण काल की बात करते हैं तो लगभग सभी व्यक्ति समान माने जाते थे, मगर अब असमानता एक महत्वपूर्ण बिंदु बनकर सामने आती है। जो एक तरह से ये त्रिभुज आपको दिखाई दे रही है जिसमें किंग है, नोबल है, कॉमनर्स है और स्लेव्स यानी राजा है, फिर कुलीन वर्ग है, फिर सामान्य वर्ग के लोग हैं या फिर दास वर्ग के लोग हैं। इस तरह से समाज मुख्य रूप से 3 भागों में बटा हुआ था। चाहे अगर उच्च वर्ग की बात की जाए तो राजा, उसका परिवार, पुरोहित और उच्च पदाधिकारी उसमें शामिल थे। साधारण वर्ग की बात की जाती है तो मध्यम श्रेणी के जितने भी लोग थे जो स्वतंत्र थे, नागरिक, कारीगर, किसान इत्यादि जिस प्रकार के लोग थे वो सामान्य वर्ग में आते थे। इसके बाद फिर हम निम्न वर्ग की बात करते हैं तो ये वो लोग थे जो जिन्हें दास कहा जाता था, जिन्हें पराधीन माना जाता था। अब यहाँ पर एक हमें बात दिखाई पड़ती है कि जो दास थे वो बिल्डिंग्स पे, ग्राइंड्स पे, ग्रेन, वीविंग, क्लॉथ, ये सारे कार्य करते, यानी एक तरह से उत्पादन के जितने भी कार्य थे उसमें दास लगाए जाते थे। जनसंख्या के वितरण की बात की जाती है तो अगर देखा जाए तो नोबल्स और स्लेव ये सिर्फ 10% थे जनसंख्या के, बाकी 90% जो लोग थे वो एक तरह से कॉमनर थे, यानी चाहे वो किसान थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे या मछुआरे इत्यादि वर्ग से वो लोग संबंध रखते थे। तो एक तरह से एक मुख्य तरह से सामाजिक ढांचे का एक तरह से वर्गीकरण किया गया था। एक तरह से सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हमें देखने को मिलती है। अब हम इस वर्ग की
बारे में देखते हैं कि अलग अलग वर्गों के क्या मुख्य कार्य होते थे और क्या वो लोग मुख्य गतिविधियों में संलिप्त होते थे। सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात की जाती है तो मंदिर की बात की जाती है। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि मंदिर एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हर प्रकार की गतिविधि में, और वैसी ही गतिविधि हमें देखने को मिलती है जब हम सुमेरियन समाज की बात करते हैं। तो सुमेरियन समाज की जब अगर हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो पहला व्यक्ति था, हालांकि राजा भी महत्वपूर्ण था, मगर पुरोहित वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। बहुत ही शक्तिशाली वर्ग था। एक तरह से अगर हम देखते हैं कि जो प्रारंभिक यानी जब सुमेरियन सभ्यता का उद्भव हो रहा था, तो जो नए नए नगर जब हमारे सामने आ रहे हैं, तो बहुत सारे नगरों के शासक भी पुरोहित होते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मान की बात थी पुरोहित समाज के लिए, वो था सुमेरियन लोगों का विश्वास, जिसमें यह माना जाता था कि इस पृथ्वी पर मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य देवताओं की सेवा करना है। अगर दजला या फरात नदी में कभी बाढ़ आती है तो इसका अर्थ ये था कि देवता आदमी के कृत्यों से यानी मानव के कृत्यों से नाराज हो गए हैं। और सुमेर समाज में यह पहले उस समय के जितने भी समाज थे, पुरोहित का एक महत्वपूर्ण योगदान था, सिवाय हड़प्पा सभ्यता के, जहां पर हम ये देखते हैं कि पुरोहित वर्ग का अस्तित्व था या नहीं था, उसके ऊपर भी विवाद एक तरह से। मगर सुमेरियन सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता में ये एक तरह से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि पुरोहित समाज का नियंत्रण व्यवस्था पर बहुत ज्यादा पकड़ थी, और ये लोग एक तरह से जनता और देवता के बीच में कड़ी माने जाते थे। यानी अगर जनता की फरियाद देवता तक पहुंचनी है तो पुरोहित ही उसमें एक महत्वपूर्ण एक कड़ी है जो आपकी आवाज को यानी मानव की आवाज को देवता तक पहुंचा सकता है। और यही रीजन था, यही कारण था कि इनका समाज में सबसे ज्यादा सम्मान था। मुख्य कार्य अगर इनकी बात की जाती है तो हमने पहले भी कहा था कि जिस तरह से राजा नगर को नियंत्रित करता है, मगर नगरों में जीवन को नियंत्रित करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पुरोहित वर्ग थे। वो मंदिर से संबंध रखता था और मंदिर ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था मानव जीवन को नियंत्रित करने में। यहाँ पर भी अगर हम बात देखते हैं तो जितने प्रकार की धार्मिक कृत्य होते थे, रीति रिवाज, रिचुअल्स, उनकी सब की ये लोग मतलब एक तरह से उनका निपटारा करते थे, उनका संचालन करते थे, सिंचाई व्यवस्था को नियंत्रित करते थे। किसी प्रकार कोई झगड़ा होता है किसी भी लोगों के बीच में या किसी और वर्ग के बीच में, तो उसका निपटारा करते थे। उपज का जो अतिरिक्त भाग पैदा होता था उसका भंडारण करते थे और आवश्यकता अनुसार उसका पुनर्वितरण भी करते थे। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात अब हमें देखने को मिलती है वो था टैक्स। टैक्स कभी ब्रोंज एज से या फिर कांस्य युग से पहले की बात की जाती थी, स्वैच्छिक व्यवस्था थी, स्वैच्छिक था। मगर अब कांस्य युगीन सभ्यता में मंदिर द्वारा बहुत सारे कर लगाए जाते हैं और उन कर की वसूली करना ही इस पुरोहित वर्ग का भी एक मुख्य कार्य था। और आवश्यकता अनुसार रिचुअल्स, धार्मिक रिचुअल्स करते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि किसी भी प्रकार की बुराइयों से इस सभ्यता के लोगों को बचाएं। इसके बाद जब सबसे अगला जो महत्वपूर्ण वर्ग था वह था राजपुरुष या फिर उच्च पदाधिकारी वर्ग। राजपुरुष में सबसे महत्वपूर्ण आपको ये जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है ये उर नगर के शासक की है। और यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो समाज में किस तरह से राजपुरुष या उच्च पदाधिकारी वर्ग का प्रभुत्व सामने आता है। जब प्रारंभिक काल की बात की जाती है, जब सुमेरियन सभ्यता का विकास हो रहा था या उद्भव हो रहा था, तो हमें शुरुआत में आदिम प्रजातंत्र के अवशेष मिलते हैं।
इसमें एक तरह से सत्ता नागरिकों के हाथ में थी। जिस तरह से आज अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सत्ता का स्रोत आदमी है या जनता है उस देश की, तो वैसी ही व्यवस्था हमें वहां पर मिलती है। एक सामान्यतः एक संसद भी होती थी। इस संसद के दो सदन होते थे, असेंबली और सीनेट, जिसमें लोग आपस में मिल बैठ करके एक तरह से बात करते थे। या फिर एक तरह से हम ये देखते हैं कि भाई एक एक प्रजातांत्रिक तरीकों से मुद्दों का निपटारा करते थे। मगर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ने लगी। जनसंख्या बढ़ने से ये व्यवस्था कमजोर पड़ने लग जाती है, सबको एक साथ समाहित करना मुश्किल हो जाता है। तो उस समय पर लगभग, और इसके साथ साथ जब 3000 ईस्वी पूर्व में हम देखते हैं कि जब सभ्यता का विकास चरम सीमा की ओर बढ़ता है तो ये आदि प्रजातंत्र लुप्त होने लग जाते हैं और धीरे धीरे एक सर्वोच्च पदाधिकारी की नियुक्ति होने लगती है, जिसे पटेसी या लूगल कहा जाता है। हालांकि इन दोनों अर्थों में कोई विशेष अंतर नहीं था, फिर भी साधारणतः लूगल, जिसे राजा, लूगल शब्द से राजा, और पटेसी देवताओं का प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होते थे। ये एक तरह से व्यवस्था हमें जो दिखाई पड़ती है वह ये वो व्यवस्था थी जिस तरह से राजा के बारे में कहा जाता कि वो देवता का प्रतिनिधि है, इसीलिए जनता उसकी बात को माने। वैसे ही विचार, यानी जिसको हम कहते हैं कि देवीय सिद्धांत, यानी राजा के देवीय सिद्धांत की उत्पत्ति की अगर बात की जाती है तो वो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में अगर हम कहते हैं, जो जब हम फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं तो एक बुद्धिजीवी जिसके हम रूसो कहते हैं उसकी भी बात करते हैं। जब वह अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करता है तो उसमें कहता है कि जनता, एक समय ऐसा था जब जनता आपस में रहती थी, मगर धीरे धीरे शासन को बढ़ाने के लिए या फिर लोगों के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए या उनके जीवन को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिए लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और एक व्यक्ति को चुना जिसको बारे में वो कहते थे कि ये व्यक्ति उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। तो वैसा ही एक सर्वोच्च पदाधिकारी हमें दिखता है जिसको हम पटेसी या लूगल कहते हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण अवधारणा, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की भी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की भी, और दूसरी राजा के देवी सिद्धांत के उद्भव की भी हमें वो कहते हैं कि नींव या जड़ इन दोनों व्यवस्थाओं में देखने को मिलती है। इसके बाद जब शासन कार्यों की बात की जाती है तो लूगल या पटेसी के लिए बहुत सारे व्यक्ति जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, अधीक्षक थे, निरीक्षक थे, पुरोहित थे, जो समाज में इनकी बाकी दोनों वर्गों से यानी सामान्य और दास वर्ग से भी बहुत ज्यादा सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण या फिर महत्वपूर्ण वर्ग थे जो मुख्य रूप से सारी उत्पादक गतिविधियों में लगे हुए थे और जो टैक्स भी देते थे, वो थे सामान्य वर्ग और दास वर्ग। ये ऊपर की जो तस्वीर है एक तरह से दास सामान्य वर्ग के बारे में थोड़ी सी एक झलकी प्रस्तुत करती है। नीचे की जो तस्वीर है उसमें सभी दास वर्ग के बारे में एक तरह से ये उस समय की एक मुद्रिका है, यानी एक शिल्पकार की द्वारा प्रस्तुत की गई एक हमें चित्र ये मिला है। जब सामान्य वर्ग की बात की जाती है तो एक तरह से मुख्य रूप से ये लोग सभी प्रकार की उत्पादक गतिविधियों में सम्मिलित थे। चाहे व्यापारी था जो दूरस्थ व्यापार में लगा हुआ था, किसान था जो कृषि योग्य भूमि में कार्य करता था, कृषि करता था, कारीगर, जुलेहे, शिल्पकार इत्यादि वर्ग थे जो एक जनसंख्या का बड़ा हिस्सा थे। सबसे बड़ा वर्ग यही था। जब दास वर्ग की बात करते हैं तो रूसो की बात मैं यहाँ पर दोबारा उद्धृत करना चाहूंगा कि दास वर्ग के बारे में ये पहला स्पष्ट उदाहरण हमें देखने को मिलता है। नहीं तो हमें नवपाषाण काल में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है और न ही ताम्र पाषाण काल में इस तरह की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। जिस प्रकार रूसो कहता है, फ्रांस की क्रांति का बुद्धिजीवी, वो कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ था, परंतु
वह हर जगह बंधनों में जकड़ा हुआ है। ये एक तरह से शुरुआत है। अगर रूसो इस बात को 18वीं शताब्दी में कह रहा है, तो ये व्यवस्था लगभग 4000 ईस्वी पूर्व या 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास हमें देखने को मिलती है, जो एक तरह से दिखाती है कि एक वर्ग विशेष को सभी प्रकार के सामाजिक अधिकारों से दूर रखा गया और जिसकी वजह से उनकी सामाजिक दशा भी खराब होती गई। और आगे चलकर अगर हम देखते हैं, एक दास व्यापार ही चल पड़ा पूरा, चाहे वो प्राचीन काल की बात थी, और मध्यकाल में तो दासों की कंडीशन और ज्यादा बुरी हो जाती है। तो ये एक उस बुरी व्यवस्था की शुरुआत हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। हालांकि उतनी बुरी नहीं थी, क्योंकि जब भी कोई नई चीज शुरू होती है तो सामान्यतः आरंभ में उतनी बुरी नहीं होती है, मगर धीरे धीरे उसमें बुराई आने लग जाती है। इसके बाद अगर हम दोबारा जो आगे बात करते हैं, वो तो विभिन्न सामाजिक वर्ग और न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में जो ये आपको तस्वीर दिखाई जा रही है, न्याय अधिकारी की दिखाई जा रही है, और उसके साथ एक व्यक्ति है जो गवाही या फिर किसी कार्य के लिए या फिर फरियाद के लिए प्रस्तुत हुआ है। यहाँ पर न्याय व्यवस्था में थोड़ा सा ये लगता है कि जो सुमेरियन समाज था वो काफी उच्च सोच रखता था। एक तरह से दिखता था कि अगर उच्च वर्ग के लोग किसी भी नियम को तोड़ते थे या अपराध करते थे, उन्हें सजा अधिक मात्रा में दी जाती थी। दूसरी तरफ उच्च वर्ग के लोगों की हत्या साधारण नागरिकों की हत्या से, और साधारण नागरिकों की हत्या दासों की हत्या से अधिक भयानक अपराध माना जाता था एक तरह से। क्योंकि अपराध इसलिए माना जाता था कि उच्च वर्ग के लोगों को, ताकि कम से कम एक तरह से हमें यहाँ पर सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी दिखता है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर बात की जाती है तो उसका अर्थ ये है कि उच्च वर्ग के लोगों का जीवन अधिक मूल्यवान है, और जैसे जैसे वो श्रेणी नीचे आती जाती है, चाहे वो सामान्यतः तो दास वर्ग है, वो श्रेणी का जीवन कम मूल्यवान समझा जाने लग जाता है। इसके साथ जो उच्च वर्ग, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे अभी, कि उच्च वर्ग के लोगों को कठोरतम दंड दिया जाता था। उसका रीजन ये था, कारण ये था कि उच्च वर्ग के लोग ही देश के शासक या रक्षक वर्ग थे, और यही लोग जब अनैतिक आचरण करेंगे तो इनको कठोर दंड देना आवश्यक माना जाता था। इसीलिए ताकि समाज का वातावरण दूषित ना हो। ये वैसी ही व्यवस्था थी जैसी हम सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं कि अगर खेत की बाढ़ ही खेत की फसल को खाने लग जाए तो फिर उस खेत की रक्षा कौन कर सकता है। तो वैसी ही बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जो उच्च वर्ग है, वो रक्षक वर्ग था, उसको सारे समाज की रक्षा करनी थी। अगर वह ही अपराध करेगा तो उसकी तरफ एक तरह से फिर सबके सारे समाज को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। महिलाओं की अगर बात की जाती है, जिस तरह से एक हम भारत में बात करते हैं कि भारत में बात यह होती है कि जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता बसते हैं, जैसा मनुस्मृति में कहा गया है। वैसी ही कहावत हमें यहाँ पर सुमेर में भी देखने को मिलती है, जहां पर यह माना जाता था कि माँ के वचन, यानी अपनी माँ के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि यह भगवान का शब्द है। एक तरह से दिखता है कि समाज में महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी, मगर हमें मानना पड़ेगा कि आगे जो युग आए उनके मुकाबले इस समय महिलाओं की दशा काफी अच्छी थी। उनको काफी प्रकार के अधिकार भी थे, चाहे राजा की जैसे राजनीतिक अधिकार थे, जिस तरह से राजा कई बार अगर किसी कार्य से बाहर गया है तो राजा की पत्नी उस कार्य को देखती, राज कार्य देखती थी। हमें कुछ उदाहरण मिलते हैं जहां पर जैसे जो एक महिला ऐसी हमें मिलती है किशनगर में, जो एक मधुशाला की मालिक थी और अपनी काबिलियत और आर्थिक उन्नति की से वह किशनगर राज्य की शासिका तक बन जाती है। धीरे धीरे हालांकि महिलाएं
पुरुषों पर निर्भर होती गई, मगर फिर भी उनके अधिकार में उतनी कटौती नहीं हुई जितनी आगे के युग में देखने को मिलती है। फिर भी वे व्यापार, धन को ब्याज पर देने लेने या संपत्ति के मालिक बनने इत्यादि के अधिकारी रहते हैं। इसके साथ साथ महिलाओं की दशा में अगर और बातें भी देखी जाती हैं तो एक बात कही जाती है कि महिलाएं सब प्रकार की सामाजिक वर्गों में शामिल थी। और जैसा हम पहले बोल चुके हैं कि दशा काफी अच्छी थी, बहुत सारे अधिकार थे जो उनको अब मिले हुए थे, बाद में नहीं मिलते हैं। दहेज पर, जैसे दहेज पर वधू का ही अधिकार माना जाता था, वो अपने इच्छा से खर्च भी कर सकती थी और पति या वैक्स पुत्र होने न होने पर व्यापारी पारिवारिक संपत्ति की देखभाल भी करती थी, अपने पति से अलग व्यापार भी कर सकती थी, दासियां रखने तक का उसका अधिकार था। एक यहाँ पर हमें देवदासी व्यवस्था भी कुछ हद तक देखने को मिलती है। हालांकि देवदासी व्यवस्था को अभी कोई हीन कार्य नहीं माना जाता है, बल्कि उसके इस अवसर पर उत्सव मनाया जाता है और उसकी शादी में दिया जाने वाला दहेज इत्यादि का सामान दिया जाता था। और बहुत सारी महिलाओं को घरेलू कार्य दिए जाते थे, जैसे बच्चे पालना या घर के कार्य करना। हालांकि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कोई कानूनी हक नहीं होते थे। ये बड़ी एक तरह से खराब व्यवस्था में देखने को मिलती है। उन्हें बेचा तक जा सकता था, पिता उन्हें त्याग कर सकता था, नगर से निकलवा सकता था। हालांकि फिर भी देखा जाए तो महिलाओं की कंडीशन इस समय पर हमें काफी अच्छी देखने को मिलती है। अब बात आती है परिवार या विवाह व्यवस्था की। समाज की अगर बात की जाती है तो सामाजिक नियम बनाए जाते हैं। उन्हीं नियमों में से कुछ बातें हमें, क्योंकि परिवार में विवाह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है जिसके द्वारा एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी और फिर तीसरी पीढ़ी हमारे सामने आती है। तो बहुत सारे, क्योंकि सुमेरियन सभ्यता के हमें बहुत सारे लिखित स्रोत मिलते हैं और लिखाई या भाषा भी पहली बार, यानी लेखन शैली भी यहाँ पर विकसित होती है। तो कानूनी दस्तावेजों से हमें पता चलता है, जैसे उत्तराधिकार या विवाह आदि संबंधित मामलों में, कि सामान्यतः एक एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। जैसे अगर आज हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो एकल परिवार को ही आजकल लोग एक प्रेफरेंस देते हैं। वैसी व्यवस्था हमें उस समय देखने को मिलती है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं था कि भी सारा समाज बिल्कुल एकल व्यवस्था में ही था। बहुत सारे ज्वाइंट परिवार भी थे, यानी एक तरह से संयुक्त परिवार भी थे, ज्वाइंट फैमिलीज भी थी। एक शादीशुदा बेटा, उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहता था, मगर समाज पितृसत्तात्मक था, पिता ही परिवार का मुखिया होता था। अगर विवाह प्रक्रिया की बात की जाती है तो यहाँ पर महिलाओं के बारे में कुछ ज्यादा हमें राइट्स देखने को मिलते हैं, उनकी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है और वधू के माता पिता विवाह के लिए अपनी सहमति भी देते थे। और उसके बाद एक तरह से अगर हम इस सारी व्यवस्था को देखते हैं तो वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते थे, जैसे आजकल भी देते हैं। विवाह की रस्म पूरी होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान होता था और सभी एक साथ मिलकर भोजन करते थे और अंत में मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जैसे आज भी, जैसे ही कोई नवविवाहित युगल का शादी होती है, यानी शादी होती है नई नई उनकी, तो वो लोग भी किसी मंदिर में जाकर के अपने देवताओं को भेंट चढ़ाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। तो वैसी व्यवस्था हमें उसमें भी देखने को मिलती है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी आती है सामने, जिस तरह से आज अगर हम बात करते हैं कि जब नववधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसका पिता अपनी जायदाद में से कुछ हिस्सा देता था, मगर ये जो हिस्सा था ये चल अचल जो संपत्ति होती है, यानी चल संपत्ति का, यानी जो जिस संपत्ति को आदमी एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, उसमें से हिस्सा देता था। पिता का जो घर होता था, पशुधन होते थे, खेत होते थे, उसमें वो लोग, लड़की का कोई हिस्सा नहीं होता था, बल्कि पुत्रों को ही वो चीज मिलती थी। तो एक तरह से ये पारिवारिक और विवाह व्यवस्था थी
इससे हमें देखने को मिलता है कि धीरे धीरे एक संगठित विवाह व्यवस्था की तरफ ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक संरचना में जो महत्वपूर्ण भूमिका हमें देखने को मिलती है वह थी वेशभूषा और आभूषण। ये दो पिक्चरें हैं। एक तरह से पहली जो पिक्चर है एक तरह से राज परिवार के बारे में है, दूसरी पिक्चर में एक तरह से सामान्य लोग जो लोग थे उनके बारे में है। यानी उच्च वर्ग की जो महिलाएं थी उनकी दशा निम्न वर्ग की महिलाओं से काफी अच्छी थी, वे विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। सुमेरियन सभ्यता के उत्खनन में प्रचुर मात्रा में श्रृंगार के उपकरण, आभूषण आदि मिले हैं, जिनमें अंगूठी, कड़े, पाजेब, कर्णफूल इत्यादि तक शामिल थे। और इसी तरह से प्रोफेसर वूली उनको उर नगर में एक रानी शुभ अवध की समाधि से एक लघु यानी छोटा सा प्रसाधन पेटिका यानी श्रृंगार करने की जो पेटी होती थी महिलाओं की, वो मिली है छोटी सी, और उस पर सोने की पिन है जिसकी गुंडियां नीलम की हैं, प्राप्त हुई हैं। प्रसाधन पेटिका में जो मुश्किल से उंगली की अनामिका यानी उंगली की एक छोटी सी उंगली बराबर की है, अनामिका की है, वैसी थी, मगर उसके ऊपर गजब की कलाकारी की गई थी। सोने के तार तक उस पे अलंकृत थे। इसमें गालों की लाली निकालने के लिए एक छोटी सी चम्मच थी। उस पेटिका में त्वचा ठीक करने के लिए एक छड़ी थी। बाहों पर अनावश्यक बाल निकालने के लिए छोटी सी चिमटी तक रखी हुई थी। और उस रानी की सोने की अंगूठी में नीलम जड़ा हुआ था, और उसने इसके मेल का कंठ हार भी धारण किया था। यानी एक तरह से वो कहते हैं कि आपस में बड़ा ही एक वो किया गया था, मैचिंग की गई थी, हमें देखने को मिलता है। और एक तरह से मैचिंग करने को मिली हुई थी। अगर इस सभ्यता के बारे में बात की जाती है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आती है वह यह थी कि वेशभूषा और आभूषण में हमें अधिकतर जो सामान मिला है वो उच्च वर्ग की महिलाओं के बारे में मिला है। जैसा हम पहली स्लाइड में बात कर रहे थे कि यहाँ पर अमीर और गरीब वर्ग का अंतर हमें स्पष्ट देखने को मिलता है, वैसा ही अंतर हमें यहाँ पर दोबारा देखने को मिलता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से आज हमारा समाज एक संगठित वर्गों के रूप में बटा हुआ है, उसकी शुरुआत हमें सुमेरियन समाज से, सुमेरियन सभ्यता से देखने को मिलती है। और जिस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों के कार्य थे और वो लोग उन कार्यों को करते थे। अगर कोई अपराध होता था तो अमीर वर्ग के लोगों को अधिक दंड मिलता था या उच्च वर्ग के लोगों को अधिक दंड मिलता था, क्योंकि उन्हें ही समाज का रक्षक माना जाता था। महिलाओं की दशा इस समय काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ जब विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपयोग हमें देखने को मिलता है तो दिखता है कि स्पष्ट रूप से इस समय पर समाज एक ऊंचाई की तरफ जा रहा था। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इसको सुना और देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ साथ मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।